बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को रोज़गार इन्फो चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आप लोगों ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन में अप्लाई किया है और इसकी टेस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग सही जगह पर आए हो। यहाँ पर आप लोगों को एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड तमाम के तमाम पास पेपर और गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ पर मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एनर्जी सिविल के पास पेपर। दोस्तों, आप लोगों को पता भी होगा कि कोई टेस्ट के लिए तैयारी करना हो तो पूरा बुक पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है कि यहाँ पर आप लोगों को तमाम की तमाम बुक्स के एमसीक्यूज यहाँ पर एक ही वीडियो में मिलेगी। आज मैं आप लोगों के साथ सिविल के एमसीक्यूज शेयर करने वाला हूँ जो कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी के मोस्ट 100 रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, जो कि हर एक टेस्ट में बार बार रिपीट होने वाले एमसीक्यूज हैं और स्पेशली एटॉमिक एनर्जी और निस्काम के। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये है वीडियो पार्ट 1। इसके बाद आप लोगों को पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 भी मिलेगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन इससे पहले तमाम न्यू व्यूअर्स से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में एमसीक्यूज है कि द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन डैश, साइज ऑफ एग्रीगेट्स, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स, मॉइस्चर कंटेंट्स ऑफ एग्रीगेट्स एंड ऑल ऑफ दीज। सबसे पहले अगर हम बात करें कि साइज़ पर डिपेंड किस तरह करना है, तो साइज़ पर डिपेंड इस तरह करता है कि जितना बड़ा साइज़ होगा इतनी ही इसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। इसके बरअक्स अगर साइज़ छोटा होगा तो इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। लेकिन यहाँ पर इसकी वर्केबिलिटी इसके अपोजिट है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो वर्केबिलिटी कम होगी। वो किस तरह? यानी बड़े साइज़ वाला का वर्केबिलिटी कम होती है और इसकी साइज़ यानी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इसके अलावा साइज़ छोटा होगा तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी लेकिन स्ट्रेंथ कम होगी, तो यहाँ पर वर्केबिलिटी इसके अपोजिट है। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स पर भी डिपेंड करता है। वो किस तरह? जितनी बेहतर ग्रेड होगी इतनी ही इसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। यानी इसमें छोटा सा भी खला हो, वाइड्स हो, तो इसकी स्ट्रेंथ कम भी हो सकती है। 0.5% इसमें खला हो तो 30% तक इसकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है। तो डिपेंड करता है ग्रेड्स पर भी। इसके अलावा मॉइस्चर कंटेंट्स पर भी डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यूज है नंबर 3 पर, द ब्रेकिंग अप ऑफ कोहेजन इन अ मास ऑफ कंक्रीट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। यानी कंक्रीट के अज्जा को अलग अलग हो जाना उसको कहते हैं सेग्रीगेशन। वर्केबिलिटी कैसे कहते हैं? वर्केबिलिटी कंक्रीट की ऐसी खासियत है कि कंक्रीट को मैक्सिंग, प्लेसिंग और फिनिशिंग के दौरान और कंपैक्शन के दौरान इसमें आसानी महसूस की जाए, खलल महसूस ना की जाए, यानी कि इसमें कोई रुकावट ना जाए। आसानी से हम कंक्रीट को मैक्स करें, वहाँ पर पहुँचाए और आसानी से हम इसको फिनिशिंग करें, तो इसको हमारे पास इसकी वर्केबिलिटी है। वर्केबिलिटी वाटर रेशो पर डिपेंड करता है। इसके अलावा ब्लीडिंग है। कंक्रीट के हम फिनिशिंग करते हैं तो इसकी सतह पर पानी उभर आता है, यानी कंक्रीट के हम फिनिशिंग होने के बाद इसकी सतह पर पानी की लहर बन जाती है, इसको कहते हैं ब्लीडिंग। इसके अलावा क्रीप है। क्रीप कंक्रीट की स्ट्रक्चर पर मुस्तकिल यानी कि लोड पड़ जाने से इसमें कंटिन्यूस स्ट्रेन आ जाए तो इसको हम कहते हैं क्रीप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सेग्रीगेशन। दोस्तों, इसके साथ जो रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसके साथ साथ जो भी डिफिनीशन वगैरह होगा तो वो भी मैं आप लोगों को इसी एमसीक्यूज के साथ साथ ही बता दूंगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 पर, द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डिपेंड एज easy with which it can be mixed, transported and placed in position in homogeneous state। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ वर्केबिलिटी के ऑप्शन में कि कंक्रीट को वर्केबिलिटी कैसे कहते हैं। कंक्रीट की ऐसी खासियत, इसको ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग और फिनिशिंग यानी पोजीशन के दौरान इसको आसानी से हम इसको फिनिशिंग वाली जगह पर पहुंचा दी जाए, उसको लगा दी जाए, इसको हम कहते हैं वर्केबिलिटी। Breaking up of cohesion in a mass of concrete is called segregation. Separation of water or water cement ratio from the pressed mixed concrete is called bleeding. MCQ number 5 है, the separation of water or water cement mixture from the freshly mixed concrete is known as bleeding। बिल्कुल ठीक है कि कंक्रीट की सतह से पानी को सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, इसकी सतह पर आ जाता है। जब कंक्रीट फ्रेश हो हमारे पास, कंक्रीट को फिनिशिंग होने के बाद इसकी सतह पर पानी आ जाता है तो इसको हम कहते हैं ब्लीडिंग।
इसके बाद MCQ नंबर 6, द कंटिन्यूस स्ट्रेन विच द कंक्रीट अंडरगो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड क्रीप। क्रीप है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता भी दिया MCQ नंबर 2 पर कि क्रीप हमारे पास कंक्रीट की किसी सतह पर लोड पड़ जाने से इसमें कंटिन्यूस स्ट्रेन आ जाए, इसको हम कहते हैं क्रीप। MCQ नंबर 7, ए गुड कंक्रीट शुड बी सब्जेक्टेड टू डैश मिनिमम क्रीप। गुड कंक्रीट में कम से कम क्रीप होना चाहिए, ये इसकी खासियत होनी चाहिए। जितने कम क्रीप होगी उतनी ही कंक्रीट बेहतर होगी। MCQ नंबर 8 पर, सेग्रीगेशन इन कंक्रीट रिजल्ट इन डैश। सेग्रीगेशन जिस जगह पर आ जाए कंक्रीट में तो वहाँ पर क्या पैदा होती है, रिजल्ट में क्या आता है? हनीकॉम्बिंग, पोरस लेयर्स, सरफेस स्केलिंग, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज से इसमें हनीकॉम्बिंग का भी आ सकता है, पोरस इसमें हमारे पास जो खलाब वगैरह बच जाता है। इसके अलावा हमारे पास, आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि हमारे पास है सेग्रीगेशन का ये रिज़ल्ट है कि इसमें हमारे पास पोर्स बन जाते हैं, हनीकॉम्बिंग बन जाते हैं। ख़ासकर छत वगैरह में जब शटरिंग वगैरह को हटा दिए जाते हैं तो वहाँ पर इसमें छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंपैक्शन और सेग्रीगेशन का मसला हो सकता है। MCQ number 9, harshness in concrete is due to the excess of dash, water, finer particles, middle size particle and coarser particles। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मिडल साइज पार्टिकल। MCQ नंबर 10, in order to avoid segregation the concrete should not be thrown from a height। yes, agree। सेग्रीगेशन से हम अवॉइड करने के लिए, सेग्रीगेशन को ख़त्म करने के लिए हम कंक्रीट को बड़े जगह से यानी कि हाइट से नहीं गिरना चाहिए। इसकी 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक हम इसको गिरा सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ही सेग्रीगेशन का ख़तरा नहीं होगा। लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से ज़्यादा हो तो सेग्रीगेशन को ज़रूर होगी। MCQ नंबर 11, इन लाइम कंक्रीट लाइम इज़ यूज्ड एज डैश। लाइम कंक्रीट में लाइम का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए हम करते हैं, इसका यूजेस क्या है? कोर्स एग्रीगेट, पाइन एग्रीगेट, बाइंडिंग मटेरियल एंड एडमिक्सचर। तो करेक्ट आंसर है बाइंडिंग मटेरियल। जिस तरह सीमेंट कंक्रीट में हम सीमेंट इस्तेमाल करते हैं बाइंडिंग मटेरियल के लिए, इस तरह लाइम कंक्रीट में हम इस्तेमाल करते हैं लाइम बाइंडिंग मटेरियल के लिए। कोर्स एग्रीगेट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट क्रश। पाइन एग्रीगेट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सैंड या सुर्खी। एडमिक्सचर के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के अज्जा इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप लोगों को आगे MCQ में बता देता हूँ कि एडमिक्सचर क्या है और एडमिक्सचर का इस्तेमाल क्या है। MCQ नंबर 12 पर, द टाइप ऑफ लाइम यूज इन लाइम कंक्रीट इज डैश। पेट लाइम, पोर लाइम, स्लैग्ड लाइम या हाइड्रोलिक लाइम। लाइम कंक्रीट का हम करते हैं तो वहाँ पर हम हाइड्रोलिक लाइम इस्तेमाल करते हैं। पेट लाइम को हम वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हम पलिस्तर के लिए पेट लाइम इस्तेमाल करते हैं। MCQ नंबर 13 पर, ए गुड कंक्रीट शुड हैव मिनिमम थर्मल एक्सपेंशन। यस, हमारे पास होगा गुड कंक्रीट, उसमें कम से कम एक्सपेंशन होगा। MCQ नंबर 14 पर, द लाइम कंक्रीट हैज डैश स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू सीमेंट कंक्रीट। लाइम कंक्रीट का हमारे पास होगा लेस स्ट्रेंथ, क्योंकि हमारे पास जो सीमेंट कंक्रीट है इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है लाइम कंक्रीट के मुकाबले में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। MCQ नंबर 15 पर, द यूजुअल प्रोपोर्शनल ऑफ इंग्रेडिएंट इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज डैश। PCC यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट में हम जो रेशो इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर वो क्या होता है, तो हमारे पास होता है 1:8:16 यानी कि 1:8:16 या 1:1.5 एंड 3। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद MCQ नंबर 16 है, द यूजुअल प्रोपोर्शनल ऑफ इंग्रेडिएंट इन रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इज डैश। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में हम कौन सा रेशो इस्तेमाल करते हैं, तो RCC में हम रेशो इस्तेमाल करते हैं 1:4 का। आमतौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है 1:4, और ख़ास किस्म के कामों के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास होता है 1:1:2 का। तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो कि हमारे पास 1:4 है, 1:4 या 1:2। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। MCQ नंबर 17 है, पेरो कंक्रीट इज अनदर नेम गिव्स टू डैश। पेरो कंक्रीट का दूसरा नाम है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट।
यानी जहाँ पर हम इसको स्टील इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ दरकार हो, तो हम पीसीसी को इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोड पड़ता है और उसको पेल होने का खदशा होता है। तो वहाँ पर ज़्यादा लोड को बर्दाश्त करने के लिए हम वहाँ पर स्टील इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी कंक्रीट को हम कहते हैं रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो पेरो भी हमारे पास रीइंफोर्स्ड का दूसरा नाम है, यानी स्टील या पेरो। तो पेरो कंक्रीट इज आल्सो कॉल्ड रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। MCQ number 18. Reinforced cement concrete is equally strong in taken, tensile and compressive strength, compression and shear strength, tensile, compressive and shear strength, tensile and shear stresses. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट हमारे पास टेंसाइल में भी ज़्यादा मजबूत होता है, कंप्रेशन में भी और शेयर में भी। दोस्तों याद रख के कंप्रेसर स्ट्रेंथ पे हमारे पास पीसीसी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन जहाँ पर हमारे पास टेंसाइल खिंचाव आता है तो वहाँ पर हम स्टील इस्तेमाल करते हैं। स्टील को इस्तेमाल करने से हमारे पास जो स्ट्रेंथ होता है वो इक्वली होता है, टेंसाइल भी होता है, कंप्रेसिव एंड शेयर स्ट्रेसेस भी बर्दाश्त कर सकता है। MCQ नंबर 19 है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रांग इन डैश। यहाँ पर आ गया कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट स्ट्रांग होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, क्योंकि वो टेंसाइल या शेयर स्ट्रेस वगैरह को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस को बर्दाश्त कर लेता है। MCQ नंबर 20, इन फ्लोरिंग अ बिल्डिंग प्री-स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट इज कॉमनली यूज्ड डैश। फ्लोरिंग, बिल्डिंग के जो फ्लोरिंग होता है वहाँ पर हम प्री-स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल करते नहीं, रॉन्ग है। प्री-स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट को हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ब्रिज हो गया। इसके अलावा हम जो टनल वगैरह हो गया, वहाँ पर हम जो गार्डर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं प्री-स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट। आम फ्लोरिंग वगैरह में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। फ्लोरिंग में तो आमतौर पर हम पीसीसी और ज़्यादा लोड बर्दाश्त करने के लिए हम आरसीसी इस्तेमाल करते हैं। MCQ number 21 पर the cement concrete in which high compressive stresses are artificially included before its actual use is called. Correct answer is option number C, pre-stressed cement concrete. Pre-stressed cement concrete में हम स्ट्रेस को पहले से ही पैदा कर लेते हैं। प्री मीन पहले से, स्ट्रेस इसको पैदा करे सीमेंट कंक्रीट, यानी कि इस्तेमाल से पहले हम प्री-स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट में स्ट्रेस को पैदा कर लेते हैं। MCQ number 22 पर the pre-stressed cement concrete can take up high tensile and compressive stresses without development of cracks. बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट और करेक्ट आंसर भी है। MCQ नंबर 23 पर हीट एंड साउंड इंसुलेशन पर्पस वी शैल यूज डैश। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बी एंड सी, यानी कि बोथ बी एंड सी है, क्योंकि एयर एंटर्ड कंक्रीट को हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम हीट के लिए या साउंड इंसुलेशन के इस्तेमाल करें। इसके अलावा साडस्ट भी हम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास किस तरह का कंक्रीट होता है, ये हमारे पास एक एडमिक्सचर का काम करते हैं। आम कंक्रीट में हम इसको एडमिक्सचर के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं एयर एंटर्ड, इसके अलावा साडस्ट। तो हमारे पास ये बन सकता है साउंड इंसुलेशन पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। नंबर 24 पर द सीमेंट कंक्रीट फ्रॉम विच entered air and excess water are removed after placing in its position is called vacuum concrete. 25 the removal of excess air after placing concrete help in increasing the strength of concrete by dash. इससे हम काफ़ी ज़्यादा मिकदार से हवा को निकाल दिए जाते कंक्रीट से, तो ये नतीजे में हमारे पास कंक्रीट की स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो इसकी रेशो है यानी कि 15 से लेकर 20% तक हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। MCQ नंबर 26 पर द सीमेंट कंक्रीट प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एल्यूमिनियम इन इट्स इज कॉल्ड डैश। कंक्रीट में हम एडमिक्सचर के तौर पर जब हम एल्यूमिनियम इसमें इस्तेमाल करें तो हमारे पास इसका नाम क्या है, एयर एंटर्ड कंक्रीट, सेल्यूलर कंक्रीट या एरिएटेड कंक्रीट, एनी वन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज डी, इसको हम एयर एंटर्ड भी कह सकते हैं, सेल्यूलर भी और एरिएटेड भी। MCQ number 27, the lightweight concrete is prepared by dash. Answer is option number B, using coke, bronze, cinder or slag as aggregates in the concrete. लाइट वेट कंक्रीट के लिए हम जो प्रिपेयर करते हैं तो इसमें हम कोक, ब्रोंज
या स्लेग वगैरह को मैक्स कर लेते हैं एग्रीगेट के साथ, तो हमारे पास बन जाता है लाइट वेट कंक्रीट। MCQ नंबर 28 पर द साउंड एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइट वेट कंक्रीट इज नियरली डैश देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट। साउंड एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइट वेट कंक्रीट हमारे पास ट्वाइस होता है देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट। आम कंक्रीट के मुकाबले में हमारे पास वो होता है ट्वाइस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। MCQ नंबर 29 in making precast structure units for partition and wall lining purpose the concrete should be dash। जहाँ पर हम वॉल लाइनिंग करते हैं या पार्टीशन वॉल्स वगैरह बनाते हैं या प्रीकास्ट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो वहाँ पर कौन सी कंक्रीट हम इस्तेमाल करते हैं? साडस्ट कंक्रीट, एयर इंटर कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट या वैक्यूम कंक्रीट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी वॉल लाइनिंग पर्पस के लिए हम लाइट वेट कंक्रीट को हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद 30 नंबर पर सीमेंट कंक्रीट इज डैश टू मॉइस्चर। सीमेंट कंक्रीट इज इम्परमिएबल टू मॉइस्चर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। MCQ नंबर 31 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है? द सीमेंट, ऑप्शन नंबर ए द कंक्रीट कैन नॉट बी पम्प्ड। कंक्रीट को हम पंप कर सकते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि कंक्रीट हम पंप नहीं कर सकते, तो हमारे पास ये भी स्टेटमेंट गलत है। द कंक्रीट शुड हैव मैक्सिमम क्रीप, नहीं, पहले MCQ में हमने आप लोगों को बता दिया कि कंक्रीट में कम से कम मिनिमम क्रीप होना चाहिए, तो ये भी हमारे पास गलत स्टेटमेंट है। द कंक्रीट स्ट्रक्चर कैन बी पुट टू यूज इमीडिएटली आफ्टर देयर कंस्ट्रक्शन। कह रहे हैं कि कंक्रीट का स्ट्रक्चर को हम जब इसको रेडी करें तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबाव। सारे ऑप्शन यहाँ पर जो है स्टेटमेंट ये गलत है, तो करेक्ट आंसर इज डी। MCQ नंबर 32 द कैरेक्टरिस्टिक विच मेक द कंक्रीट a versatile and widely used material of modern construction is the possibility of dash controlling the proportion of concrete by using appropriate ingredient, molding the concrete in any desired shape, complete mechanism of concrete and its placing process, all of the above। सो दोस्तों करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारे स्टेटमेंट ही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। MCQ नंबर 33 द कंक्रीट विदाउट एनी रीइंफोर्समेंट हैज डैश टेंसाइल स्ट्रेंथ। दोस्तों ये MCQ आया था HR 1384 यकम फरवरी को जो टेस्ट था उसमें ये MCQ आया था कि कंक्रीट विदाउट एनी रीइंफोर्समेंट, विदाउट रीइंफोर्समेंट यानी कंक्रीट में हम कोई भी सरिया इस्तेमाल ना करें तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होती या लो होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है लो। वहाँ पर जो ऑप्शन था उसमें था नो स्ट्रेंथ, लो एंड हाई या नॉन ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट आंसर था लो, क्योंकि कंक्रीट में हम जो सरिया बिल्कुल इस्तेमाल ना करें तो वहाँ पर कंप्रेसर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है लेकिन बहुत कम होती है, बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, लेकिन थोड़ा कुछ तो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। MCQ नंबर 34 पर सिग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डैश। सिग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट ज़्यादा कर लेते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, नहीं, सिग्रीगेशन की वजह से हमारे पास कंक्रीट का स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। MCQ नंबर 35 पर द मटेरियल यूज एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट इज यूजुअली डैश। मटेरियल जो हम इस्तेमाल करते हैं इंग्रेडिएंट के तौर पर कंक्रीट में हमारे पास होता है क्या? सीमेंट भी हो सकता है, एग्रीगेट भी, वाटर भी, ऑल ऑफ दीज। सीमेंट को हम बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एग्रीगेट को हम इस्तेमाल करते हैं, एग्रीगेट में हमारे पास आता है कंक्रीट हो गया, कोर्स एग्रीगेट, और पाइन एग्रीगेट के तौर पर हम सुर्खी यानी कि सैंड इस्तेमाल कर लेते हैं। वाटर को हम इसके केमिकल का जो रिएक्शन करने के लिए, मिक्सिंग करने के लिए हम इसमें वाटर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। MCQ नंबर 36 एसोर्टेबल एडमिक्सचर एडिड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द कंक्रीट मैक्स मेक द कंक्रीट डैश, वाटर प्रूफ, एसिड प्रूफ, हाईली स्ट्रांग या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। MCQ नंबर 37 द फंक्शन ऑफ एग्रीगेट्स इन इज टू सर्व एज डैश, बाइंडिंग मटेरियल, पेलर, कैटालाइस्ट, ऑल ऑफ दीज। सो दोस्तों करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी पिलर। कंक्रीट में जो हम एग्रीगेट इस्तेमाल करते हैं हम पिलर के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, जो हमारे पास जो खला होता है वो पिल करे।
MCQ नंबर 38, calcareous material used in the manufacture of cement consist of dash। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नंबर 19 में कह रहा है कि सीमेंट को जो हम इसको मैन्युफैक्चर तैयार करें तो वहाँ पर ड्राई या वेट मिक्सचर हो, तो वहाँ पर कैल्सीरियस और आर्जिलियस मटेरियल को हम बर्न करते हैं कौन सी चीज़ में, कॉन्ट्री कैलन में, कंटिन्यूस में या रोटरी में। तो हम इसको रोटरी कैलन में बर्न करते हैं। MCQ number 40, in the manufacture of cement, the dry or wet mixture of calcareous and argillaceous material is burned at a temperature between dash। सीमेंट को हम जो प्रिपेयर करते हैं वहाँ पर ड्राई या वेट मिक्सचर हो तो कैल्सीरियस एंड आर्जिलियस मटेरियल को हम बर्न करते हैं कौन सी टेम्परेचर पर, 1500 से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके अलावा दोस्तों जो हम ब्रिक को हम टेम्परेचर देते हैं वो हमारे पास 1000 से लेकर 1200 तक होता है, 1500 तक भी जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो पायर ब्रिक होता है वो हमारे पास होता है 2000 का, और सीमेंट के लिए हमारे पास है 1500 से लेकर 1600 तक। MCQ नंबर 41 पर आर्जिलियस मटेरियल कंटेंट डैश एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिना। MCQ नंबर 42, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इवॉल्व्स हीट डैश। यस, हमारे पास ये ट्रू है। जब सीमेंट का हाइड्रेशन होता है जिसमें हम कंक्रीट में हम एग्रीगेट्स, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, बाइंडिंग मटेरियल यानी कि सीमेंट, एग्रीगेट्स और सैंड वगैरह को मिक्स करते हैं, इसके बाद हम इसमें पानी डाल देते हैं तो हमारे पास होता है हाइड्रेशन का प्रोसेस। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मकदार में हीट प्रोवाइड होता है, हीट पैदा होता है। तो हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। The proportion of lime, silica, alumina and iron oxide in a good Portland cement should be dash। याद रख के दोस्तों ये बार बार रिपीट होने वाले MCQs है। GCNW में भी MCQs आया था, पब्लिक सर्विस कमीशन में, इसके अलावा इरिगेशन के डिपार्टमेंट में 2017 और 2019 में भी ये MCQs आया था कि सीमेंट को प्रिपेयर होने के दौरान इसमें लाइम, सिलिका और एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड का मिकदार कितना कितना होता है। तो याद रख के कि सबसे ज़्यादा मिकदार होता है लाइम की मिकदार है 60 से लेकर 65 तक, सिलिका की मिकदार है हमारे पास 20 से लेकर 25 तक, एल्यूमिना की मिकदार है हमारे पास होता है 5 से लेकर 6 तक, और आयरन ऑक्साइड की मिकदार है 2 से लेकर 3 तक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि 60 से लेकर 65 तक तो हमारे पास ये 63 यहाँ पर भी है। तो यहाँ के साथ मैं आप लोगों के साथ बाकी भी कंपेयर कर लेता हूँ। दूसरा मैंने कह दिया आप लोगों को 20 से लेकर 25 तक। तो सिलिका हमारे पास यहाँ पर 22 है, तो 20 से लेकर 25, यहाँ पर एवरेज लिखा है 22 है, यहाँ पर भी 22 है, ठीक हो गया। इसके बाद एल्यूमिना हमारे पास 5 से लेकर 6 तक होता है, तो हमारे पास यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो ये गलत हो गया। इसके बाद आयरन ऑक्साइड सबसे कम इसकी वैल्यू है, हमारे पास 2 से लेकर 3 है, तो हमारे पास यहाँ पर 3 अवेलेबल है और यहाँ पर 6 है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 63, 22, 6 and 3। MCQ number 44, the chemical ingredient of cement which provides quick setting proportion to the cement is dash। एल्यूमिना हमारे पास है, जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स होता है इसमें कंक्रीट में, जो हमारे पास जो सबसे जल्दी सेटलमेंट होता है इसकी, वो हमारे पास है एल्यूमिना का। MCQ नंबर 45, द प्रेजेंस ऑफ लाइम इन सीमेंट। सीमेंट में हमारे पास लाइम होता है, चूना होता है। इसका असल मकसद क्या होता है, काम क्या करता है, मेक द सीमेंट साउंड। सीमेंट हमारे पास साउंड बना लेता है। इसके अलावा प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी दोनों ही ठीक आंसर है। MCQ नंबर 46 है, द जिप्सम इज एडिड टू द सीमेंट पर डैश, प्रोवाइडिंग हाई स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। नहीं। कंट्रोलिंग द इनिशियल सिटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, बिल्कुल ठीक है। लोअरिंग द क्रैकिंग टेम्परेचर ऑफ सीमेंट, नहीं। ऑल ऑफ दिस भी नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास जिप्सम का असल मकसद जो हम सीमेंट में इस्तेमाल कर लेते हैं वो हमारे पास होता है कंट्रोलिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। हमारे पास जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो कंट्रोल कर लेता है जिप्सम। MCQ नंबर 47, which one of the following ingredient of cement when added in excess quantity cause the cement to set slowly। इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट है जब हम सीमेंट में इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें तो हमारे पास इसका एक्सेस क्वांटिटी यानी कि ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हमारे पास काज करेगा, इसका सेटिंग टाइम हमारे पास सेट होगा स्लोली। लाइम हो गया, तो हमारे पास लाइम है, हमारे पास ये साउंडिंग में काम करता है। इसके अलावा हमारे पास सिलिका, एल्यूमिना या आयरन ऑक्साइड, तो हमारे पास है सिलिका।
सिलिका की अगर हम मकदार ज़्यादा करें तो हमारे पास वो स्लोली होगा, बहुत ज़्यादा सेटिंग टाइम का जो हमारे पास टाइम है वो हमारे पास सेट होगा बहुत स्लोली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Execute number 48, lime when added in excess quantity, make the cement unsound, cause the cement to expand and disintegrate. Correct answer is both A and B, क्योंकि मैंने आप लोगों को भी बता दिया पहले भी कि सीमेंट में अगर लाइम का मकदार ज़्यादा करे मैन्युफैक्चर के दौरान तो सीमेंट हमारे पास होगा अनसाउंड, यानी कि इसके वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आएगी, कम नहीं होगी। इसके अलावा हमारे पास वो काज करेगा एक्सपेंशन होगा और डिसइंटीग्रेट होगा। हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो टाइम टू टाइम हमारे पास एक्सपेंड होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। MCQ number 49, the magnesium oxide and sulfur dioxide when added in excess quantity make the cement unsound। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास लाइम की तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड भी यही काम करता है कि हमारे पास सीमेंट को साउंड बना लेता है। जब हम सीमेंट के मैन्युफैक्चर के दौरान इसकी मकदार ज़्यादा करें तो सीमेंट हमारे पास अनसाउंड होगा, डिसइंटीग्रेट एंड एक्सपेंड भी होगा। MCQ नंबर 50, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कलर, hardness and strength to the cement, the ingredient used as dash iron oxide। सीमेंट में हम मैन्युफैक्चर के दौरान जो आयरन ऑक्साइड इस्तेमाल कर लेते हैं इसका असल मकसद हमारे पास कलर को प्रोवाइड करना, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। MCQ नंबर 51, एल्यूमिना इज द सीमेंट लोअर द क्लैंकिंग टेम्परेचर, ए एग्री। बिल्कुल, एल्यूमिना इन सीमेंट लोअर्स द क्लिंकर टेम्परेचर। एल्यूमिना जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे पास क्लिंकिंग टेम्परेचर को कम कर लेता है। MCQ नंबर 52, ये MCQ पब्लिक सर्विस कमीशन में 2019 में ये MCQ आया था। आफ्टर द फाइनल ग्राइंडिंग द सीमेंट इज सीवी थ्रू ISCB नंबर 9। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। MCQ नंबर 53, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सीमेंट पेस्ट फ्रॉम फ्लूइड टू सॉलिड इज कॉल्ड हार्डनिंग। गलत है, हमारे पास करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉन्ग है। MCQ नंबर 54, इन्फ्लुएंस इन सीमेंट इज कॉल्ड ड्यू टू द एक्सेस ऑफ डैश। अल्कली हमारे पास काज करता है जब इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें तो हमारे पास जो सतह हम प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट का या सीमेंट का, तो इसकी सतह पर कुछ देर बाद यानी कि तकरीबन 2-3 मंथ बाद इसकी सतह पर एक लेयर बन जाती है वाइट कलर का। इसके अलावा हमारे पास ये ब्रिक के वॉल पर भी इस तरह का लेयर बन सकता है, ये हमारे पास ज़्यादा अल्कलीज की वजह से बन सकता है। तो MCQ नंबर 55, द प्रेजेंस ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इन सीमेंट हाइड्रेट द सीमेंट रैपिडली, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक एंड ऑल ऑफ दीज। दोस्तों करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रेट द सीमेंट रैपिडली, क्योंकि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सीमेंट की अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जब इसमें हम पानी का जो रिएक्शन होता है इसके बाद सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सीमेंट के अर्ली स्ट्रेंथ में मदद देती है। इसके अलावा डाई कैल्शियम सिलिकेट सीमेंट के अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी कि फाइनल सेटिंग टाइम में मदद देती है और इसकी अर्ली स्ट्रेंथ काफ़ी स्लो होती है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हमारे पास करेक्ट आंसर है, हाइड्रेट द सीमेंट रैपिडली। याद रख के दोस्तों सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मिकदार 40% तक होती है। MCQ नंबर 56, द प्रेजेंस ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट इन सीमेंट हाइड्रेट द सीमेंट स्लोली, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हैज़ मोर रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक एंड ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि डाई कैल्शियम सिलिकेट हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अर्ली स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। हाइड्रेट द सीमेंट स्लोली, बिल्कुल ये भी ठीक है। इसके अलावा लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन करेगी, हाइड्रेट स्लो होगी तो इसकी हीट भी कम प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा हमारे पास इसके अपोजिट है, हीट ऑफ हाइड्रेशन के अपोजिट है सल्फेट अटैक। जितना कम हीट प्रोवाइड करेगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होगी और मोर रेजिस्टेंट होगा सल्फेट अटैक के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों MCQ नंबर 57, द ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इन सीमेंट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डैश। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हमारे पास क्या काम करती है?
रिएक्शन पास विद वाटर, बिल्कुल ठीक है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जब भी हमारे पास सीमेंट में जब पानी मिला दिया जाए तो केमिकल रिएक्शन सबसे पहले जो काम करती है वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट करती है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मिकदार सीमेंट में 10.5% होती है। इसके अलावा दोस्तों याद रखें डाई कैल्शियम सिलिकेट की मिकदार 32.5% होती है। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, काजिंग इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, बिल्कुल ठीक है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हमारे पास इनिशियल सेटिंग टाइम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हाइड्रेशन, बिल्कुल ये भी ठीक है। अर्ली स्ट्रेंथ जब भी प्रोवाइड करता है तो वहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 58, द टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो पायराइट सीमेंट हैज डे सीमेंटिंग वैल्यू, तो करेक्ट आंसर इज पुअर सीमेंटिंग वैल्यू। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो पैराइट की मिकदार 9% सीमेंट में होती है, इसकी मिकदार 9%। इसके अलावा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मिकदार होती है 10.5, डाई कैल्शियम सिलिकेट की मिकदार 32% और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मिकदार 40% होती है। इसके अलावा हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड लो परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट इन सीमेंट रिजल्ट इन डैश। दोस्तों यहाँ पर आप लोग गौर करें कि हाई परसेंटेज ज़्यादा हो गया ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हमारे पास अर्ली स्ट्रेंथ यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम में मदद देती है। तो यहाँ पर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मिकदार ज़्यादा हो गई और लो परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट यानी फाइनल सेटिंग टाइम में डाई कैल्शियम सिलिकेट मदद देती है तो इसकी मिकदार कम कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैपिड हार्डनिंग होगी, हाई अर्ली स्ट्रेंथ होगी एंड हाई हीट जनरेशन होगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारे ठीक हैं। MCQ नंबर 60, लो परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड हाई परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट इन सीमेंट। यहाँ पर आप लोग देखो कि लो परसेंटेज हो गया ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यानी कि हमारे पास जो अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड हाई हीट जनरेशन, इसकी मिकदार को स्लो कर दी यानी कम कर दी, लो कर दी। इसके बाद अगर हाई परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट यानी कि हमारे पास जो फाइनल सेटिंग टाइम में डाई कैल्शियम सिलिकेट मदद देती है, इसकी मिकदार ज़्यादा कर दी। तो यहाँ पर क्या होगी, रैपिड हार्डनिंग नहीं, हाई अर्ली स्ट्रेंथ ये भी नहीं है, हाई हीट जनरेशन ये भी नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस आता है। क्योंकि यहाँ पर लो मिकदार कर दी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की एंड हाई परसेंटेज को ज़्यादा कर दी, तो हमारे पास होगा फाइनल सेटिंग टाइम में हमारे पास इसकी अर्ली स्ट्रेंथ कम होगी, यानी कि फाइनल सेटिंग टाइम में हमारे पास जो बाद में स्ट्रेंथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। मोर रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक वाला ऑप्शन अगर यहाँ पर गिवन होता तो इसका करेक्ट आंसर होता मोर रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक, क्योंकि हमारे पास डाई कैल्शियम सिलिकेट की मिकदार जितना ज़्यादा होगी तो हमारे पास हाई हीट जनरेशन कम होगी, यानी कि हीट जनरेशन बिल्कुल ना होने के बराबर होगी। तो यहाँ पर हमारे पास मोर रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक होगी। MCQ नंबर 61, द पस कंपाउंड विच रिएक्ट विद वाटर व्हेन मिक्स्ड विद वाटर इन ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, ये हमारे पास सबसे पहले जब पानी मिला दिया जाए तो पस कंपाउंड है सीमेंट में कि वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, बिल्कुल ये करेक्ट है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट डिवेलप स्ट्रेंथ इन सीमेंट फॉर पास 7 डेज, बिल्कुल ये ठीक है। हमारे पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, ये हमारे पास 7 दिन तक पहले जो डिवेलप करता है स्ट्रेंथ, हमारे पास जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट काम करता है, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द हाई अर्ली स्ट्रेंथ इज obtained बाय एडिंग ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इन सीमेंट, बिल्कुल ठीक है। हाई अर्ली स्ट्रेंथ है जो हमारे पास जो इनिशियल में जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा डाई कैल्शियम सिलिकेट हमारे पास प्रोवाइड करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी कि फाइनल सेटिंग टाइम में जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं बाद में, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। सी पर द टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो पायराइड हैज़ पोर सीमेंटिंग वैल्यू, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबाउट, जो सारे ऑप्शन है तीनों ये बिल्कुल ठीक है। MCQ नंबर 64, द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट पर पोर्टलैंड सीमेंट वेरीज फ्रॉम डैश 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90। मैंने आप लोगों को ये बता भी दिया
कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मकदार है 40% एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट की मकदार है 32%। तो 40 और 32 हमारे पास हो गया 72, तो हमारे पास 70 से ऊपर है और 80 तक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया 70 to 80। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 65 है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क एक्सपोज टू सल्फेट इन द साइल। बिल्कुल एग्री, हमारे पास सल्फेट अटैक के लिए सीमेंट को हम इस्तेमाल नहीं करते। पोर्टलैंड ऑर्डिनरी जो आम पोर्टलैंड सीमेंट है हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जहां पर सल्फेट अटैक हो। एमसीक्यू नंबर 66, द रेट ऑफ हाइड्रेशन इज डैश प्रोपोर्शनली टू जनरेशन ऑफ हीट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जितना ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा इतनी ही ज़्यादा हमारे पास होगा जनरेशन ऑफ हीट, हमारे पास इसका हीट प्रोवाइड होगा ज़्यादा। एमसीक्यू नंबर 67, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज यूज डैश वेयर द हाई अर्ली स्ट्रेंथ इज डिजाइड। बिल्कुल ठीक है। वेयर पाम वर्क इज रिमूव एज अर्ली एज पॉसिबल फॉर कंस्ट्रक्शन रोड पेमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमारे पास जल्दी जो हार्डनिंग करता है सीमेंट वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है, जहाँ पर हमारे पास जो अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, जल्दी जल्दी हमारे पास 2-3 दिन में हमारे पास ये जगह स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा भी होगा कि ऐसी जगह पर जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोड पर काफ़ी ज़्यादा रश हो और रश को इसको रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यह आम इस्तेमाल का रास्ता हो या रोड वगैरह हो, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आते जाते हैं, तो वहाँ पर अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो वहाँ पर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा पाम वर्क को जल्दी हटाना हो तो वहाँ पर भी हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को इस्तेमाल करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। एमसीक्यू नंबर 68, लो हीट सीमेंट इज यूज इन डैश स्ट्रक्चर। लो हीट सीमेंट को याद रखें कि हम इसको थिक स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करेंगे, ना कि थिन में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। MCQ number 69, the cement widely used in retaining wall is dash rapid hardening cement, low heat cement, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट या ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को हम ऐसी जगह पर इस्तेमाल करेंगे जहां पर हमारे पास अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना हो। याद रखें दोस्तों, सीमेंट की जो हीट जितना कम होगा इतनी ही इसकी हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी। तो जैसा हमको पता भी है कि रिटेनिंग वाल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मजबूत वाल होता है और वहाँ पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना हमारे पास लाजमी हिस्सा है कि रिटेनिंग वाल का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है और उसकी स्ट्रेंथ अगर कम हुआ तो वो फेल होने का खदशा होता है। तो वहाँ पर हम लो हीट सीमेंट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बाद में अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करे, तो वहाँ पर इसलिए हम लो हीट सीमेंट को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे पास 70 नंबर पर एमसीक्यूज है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट इज यूज फॉर डैश डैम्स, ब्रिज पे अबैटमेंट, रिटेनिंग वॉल एंड ऑल ऑफ दीज। ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट को हम इस्तेमाल करेंगे डैम में भी, ब्रिज पे अबैटमेंट में भी, रिटेनिंग वॉल में भी एंड ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज डी। एमसीक्यूज नंबर 71, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट कंक्रीट रिक्वायर्ड डैश टाइम फॉर शटरिंग एंड क्यूरिंग। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट को हम इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम दरकार होगी शटरिंग एंड क्यूरिंग के लिए। इनके आस पर हम जो शटरिंग करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो, यानी कि जो प्रोसेस होता है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। जितना स्लो होगी इसका जो टाइमिंग, इतनी ही ज़्यादा इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी। तो शटरिंग पर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगी, इसके अलावा क्यूरिंग भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर इज़ बी। इसके बाद 72 नंबर पर एमसीक्यू है, लो हीट सीमेंट कंटेन मोर लाइम देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो लो हीट सीमेंट है हमारे पास, इसका जो मोर लाइम होगी इसमें चूने की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होगी, इसके मुकाबले में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में नहीं। ये हमारे पास बिल्कुल गलत हो गया, पाल्स है। एमसीक्यू नंबर 73, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट डेवलप लो हीट हाइड्रेशन, हैज़ लेस अर्ली स्ट्रेंथ, डेवलप हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड हैज़ हाई अर्ली स्ट्रेंथ। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट के लिए डेवलप होगा लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, बिल्कुल। या हम रिटेनिंग वॉल में अबैटमेंट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर लो हीट सीमेंट को इस्तेमाल करना पड़ता है, सो डेवलप करता है लो हीट हाइड्रेशन। इसके अलावा लेस अर्ली स्ट्रेंथ, बिल्कुल ये ठीक है, इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है और अर्ली स्ट्रेंथ इसकी काफ़ी कम होती है। तो ये ए एंड बी दोनों ऑप्शन ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो सी नंबर ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि
हमारे पास हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये तो गलत हो गया। हीट ऑफ हाइड्रेशन जिसकी भी ज़्यादा होगी इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ का भी कम होगी, तो हमारे पास ये गलत हो गया। एंड हाई अर्ली स्ट्रेंथ, ये भी गलत हो गया। ये दोनों एक ही चीज़ है, ये हमारे पास ऑर्डिनरी पोर्टलैंड में ठीक आता है, लेकिन ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट में ए एंड बी करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 3 डेज। इनमें से कौन सा सीमेंट है जो 3 दिन के बाद इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिनस सीमेंट एंड सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हाई एल्यूमिनस सीमेंट। MCQ number 75, for structure subjected to the action of sea water, the cement uses dash। याद रखें दोस्तों कि सी के यानी कि दरियाओं और समंदरों के अंदर जो हम काम करते हैं तो वहाँ पर हम हाई एल्यूमिनियम सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। ये MCQ वापडा के टेस्ट में यानी कि 416 का जो टेस्ट था 4 जनवरी था या 5 जनवरी था उसमें भी आया था ये MCQ। इसके अलावा 1384 के टेस्ट में भी ये MCQ आया था। 1 फरवरी को जो टेस्ट था कि स्ट्रक्चर में सी वाटर में कौन सी सीमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है हाई एल्यूमिनस सीमेंट। इसके बाद दोस्तों MCQ नंबर 76 है, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यूजिंग एयर एंट्रेंस सीमेंट गेट्स रिड्यूस बाय डैश 10 to 15%। ये पिक्चर थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। इसके बाद कोलोक्रीट इज द कन्वेंशनली पाम पार डैश। कोलोक्रीट हमारे पास है कलर्ड सीमेंट। ये MCQ भी 1384 के टेस्ट में आया था कि कोलोक्रीट इज ए कन्वेंशनल पाम ऑफ कलर्ड सीमेंट। कलर्ड सीमेंट का दूसरा नाम है कोलोक्रीट। दोस्तों MCQ नंबर 78, पोज़ोलाना इज एसेंशियली अ सेल्सियस मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू %। पोज़ोलाना हमारे पास एसेंशियस मटेरियल है, लेकिन इसमें 80% तक क्ले होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें 80% तक क्ले होता है। तो MCQ नंबर है 79, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ पोज़ोलाना सीमेंट द अमाउंट ऑफ पोज़ोलाना मटेरियल एडेड टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्लैंकर इज अबाउट टू 30%। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 30%। MCQ नंबर 80 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो दोस्तों करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ऑप्शन नंबर ए सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट इज पार्टिकुलरली यूज फॉर कैनाल लाइनिंग। बिल्कुल ठीक है, सल्फेट सीमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं कैनाल लाइनिंग के लिए। बी नंबर ऑप्शन लो हीट सीमेंट शुड नॉट बी यूज फॉर थिन कंक्रीट स्ट्रक्चर, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट शुड नॉट बी यूज फॉर मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो तीनों ऑप्शन ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। MCQ नंबर 80, मैच द करेक्ट आंसर फ्रॉम ग्रुप बी टू द स्टेटमेंट गिव इन ग्रुप ए। इनमें से ग्रुप ए को मैच करे ग्रुप बी में से। सो सबसे पहले नंबर पर आप बाकरा डैम वाज कंस्ट्रक्टेड विद डैश। द सीमेंट यूज फॉर केमिकल प्लांट इज डैश। The cement not to be used in thin RCC structure is dash. The cement used for marine work is dash. तो दोस्तों बकरा डैम was constructed with पोज़ोलाना सीमेंट। बकरा डैम को कंस्ट्रक्ट किया है पोज़ोलाना सीमेंट से, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, द सीमेंट यूज फॉर केमिकल प्लांट इज डैश। सीमेंट प्लांट यानी कि केमिकल प्लांट के लिए कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन नंबर सी पर यहाँ पर द सीमेंट नॉट टू बी यूज इन थिन RCC स्ट्रक्चर। थिन RCC स्ट्रक्चर में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे हाई एल्यूमिनियम सीमेंट। सो ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है द सीमेंट यूज फॉर मेरीन वर्क इज डैश। मेरीन वर्क के लिए कौन सा सीमेंट को इस्तेमाल करना है? सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी। ए के साथ हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सी। बी के साथ हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। सी के पास हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हमारे पास डी का ऑप्शन, यानी हाई एल्यूमिनियम सीमेंट। एंड डी ऑप्शन के लिए है हमारे पास बी नंबर ऑप्शन। MCQ नंबर 82 पर द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड डैश। डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग सीमेंट के ग्राइंडिंग को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फाइननेस। MCQ नंबर 83, द हार्डनिंग इन द फिनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच। So correct answer is option number C, the cement press set and develop strength.
MCQ number 84. The phenomena by virtue of which the cement does not undergo large change in the volume when treated with water is known as soundness. इसके बाद हमारे पास 85 नंबर पर MCQ है. The fineness of cement is measured in term of dash, either A or B, यानी कि परसेंटेज वेट रिटेन ऑन CB नंबर 9 या सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम ऑफ द सीमेंट. फाइनेंस को हम फाइंड करने के लिए इसका हम CB एनालिसिस करेंगे. इसके अलावा हम इसको सरफेस एरिया पर भी फाइंड कर सकते हैं. इसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 86. टू मच फाइनेंस ऑफ सीमेंट बोथ A एंड B. वो किस तरह? हमारे पास रिजल्ट क्रैक्स इन कंक्रीट. इसके बाद B नंबर जनरेट ग्रेटर हीट. सो जितना ज़्यादा बारीक होगा इतना ही इसके क्रैक्स आने का खदशा होगा. इसके अलावा हमारे पास ग्रेटर हीट भी होगा, जनरेट करेगा हीट. क्यू नंबर 87. द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज द गवर्निंग फैक्टर पर डैश, मैक्सिंग ऑफ कंक्रीट, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट एंड ऑल ऑफ दीज. सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट करता है फैक्टर है हमारे पास मैक्सिंग, प्लेसिंग, कंपैक्शन एंड ऑल ऑफ दीज. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. MCQ number 88. According to IS 2691976, the requirement of an ordinary Portland cement is that of does not exceed 10% with CV number 9. It expends not more than 10 mm per unaerated cement. Its initial setting time not less than 30 minutes. So दोस्तों correct answer is option number D, यानी कि all of the above. IS 2691976 के मुताबिक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को हमारे पास जब CB एनालिसिस हम करेंगे तो CB नंबर 9 पर वो 10% से ज़्यादा नहीं रुकेगी. इसके अलावा हमारे पास जो इसमें एक्सपेंशन होगी, हम सीमेंट पेस्ट को तैयार करेंगे, इसके लिए हम टेस्ट करेंगे तो वो एक्सपेंड नहीं होगी 10 मिलीमीटर से ज़्यादा. इसके अलावा इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम को कम नहीं होगी 30 मिनट से. इसके अलावा दोस्तों आप लोग याद रखें कि इनिशियल सेटिंग टाइम होता है हमारे पास ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, वो होता है 30 मिनट्स. इसके अलावा दोस्तों ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 600 मिनट या 10 आवर्स. तो दोस्तों MCQ नंबर 89 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट हुआ था नेस्कॉम के टेस्ट में. सो द कंप्रेसर स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 1:3 सीमेंट मोटार क्यूब आफ्टर 7 days टेस्ट शुड नॉट बी लेस देन डैश. 1:3 से हम ये क्यूब बनाए, कंप्रेसर स्ट्रेंथ करेंगे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, तो इसका 7 दिन के बाद हम टेस्ट करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ को हमारे पास कम नहीं होगी. कितने से? 11 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 17.5, 22 या 27.5. तो दोस्तों 7 दिन के बाद जो हम टेस्ट करेंगे कंप्रेसर स्ट्रेंथ, तो इसकी स्ट्रेंथ 17.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए. विकेट अपरेटस इज यूज टू परफॉर्म कंसिस्टेंसी टेस्ट. ऑप्शन नंबर सी. इसके अलावा दोस्तों याद रखें साउंड टेस्ट के लिए हम लीच आर्टेरियल अपरेटस को इस्तेमाल करते हैं. ये MCQ भी आया था. तो दोस्तों MCQ नंबर 91 है. द नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ ए सीमेंट पेस्ट इज एसेंशियल टू परफॉर्म डैश. सेटिंग टाइम टेस्ट, बिल्कुल इसको हम कंसिस्टेंसी टेस्ट है, हम सेटिंग टाइम का भी पता लगा सकते हैं. इसके अलावा साउंड टेस्ट, कंप्रेसर स्ट्रेंथ टेस्ट एंड ऑल ऑफ दिस. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. तो दोस्तों 92 नंबर पर MCQ है. इन विकेट अपरेटस द डायमीटर ऑफ विकेट प्लंजर इज 10 मिलीमीटर. ऑप्शन नंबर बी. MCQ नंबर 93. द लेंथ ऑफ विकेट प्लंजर इन विकेट अपरेटस वेरीज फ्रॉम 40 to 50 मिलीमीटर. ऑप्शन नंबर सी. MCQ नंबर 94. द परसेंटेज ऑफ वाटर पर मेकिंग ए सीमेंट पेस्ट पर नॉर्मल कंसिस्टेंसी वेरीज फ्रॉम 25 to 35%. आमतौर पर जो DI के बुक्स है इसमें 33% है, लेकिन 25% से कम नहीं होना चाहिए और 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. दोस्तों ये MCQ भी आया था नेस्कॉम के टेस्ट में, जो इसके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का टेस्ट था 31 दिसंबर 2020 को. इसमें भी ये MCQ रिपीट हुआ था. इसके बाद दोस्तों MCQ नंबर 95. टू परफॉर्म द इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट द वाटर इज एडेड टू द सीमेंट एट द रेट ऑफ डैश बाय वेट ऑफ सीमेंट. सो दोस्तों करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.85 P. सो दोस्तों P इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर नॉर्मल कंसिस्टेंसी पेस्ट. तो दोस्तों एक MCQ मैंने आप लोगों को तकरीबन 1 मिनट पहले आप लोगों को बता भी दिया
कि ली चार्ट एरिया ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं साउंड टेस्ट के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हर एक टेस्ट में ये रिपीट होता है। MCQ number 97, to perform the sounding test, the water is added to the cement at the rate of 0.72 p by weight of cement, where p is the percentage of water required for normal consistency paste. Yes, correct answer is A. MCQ number 98, to perform the compressive strength test of cement, water is added at the rate of dash p plus 3% of water. Correct answer is option number C. MCQ number 99, initial setting time of ordinary Portland cement is 30 minutes. 10 आवर हमारे पास फाइनल सेटिंग टाइम का है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। परफॉर्मिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट, द साइज ऑफ क्यूब मोल्ड शुड बी 7.06 सेंटीमीटर साइड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। 200 MCQ the 101, according to India standard specification for the compressive strength test of cement, the cement and standard sand mortar in the ratio of 1:3 is used। 200 इंडिया स्टैंडर्ड के मुताबिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करते हैं जब हम सीमेंट एंड मोटार का एक क्यूब बनाते हैं और इसके लिए हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करते हैं तो इसका रेशियो 1:3 रखेंगे। नेक्स्ट MCQ दे 102 को, द क्यूब ऑफ सीमेंट प्रिपेयर्ड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ test should be kept at the temperature of dash in the atmosphere of at least 90% relative humidity for 24 hours। कंप्रेसर स्ट्रेंथ के लिए जो हमने क्यूब बनाई 1:3 का, इसको 24 आवर के लिए 90% ह्यूमिडिटी में रखेंगे और इसका टेम्परेचर 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। यानी कि 25 से लेकर 29 तक अगर टेम्परेचर हो तो ठीक है, अगर इससे कम या ज़्यादा हो तो इसको इसके मुताबिक लाना है कि 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है 103 का, ड्यूरिंग पील टेस्ट द सीमेंट इज सेड टू बी प्योर एंड ऑफ गुड क्वालिटी व्हेन द कलर ऑफ सीमेंट इज यूनिफॉर्मली ग्रीनिश ग्रे, ए हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रोन इन द बकेट ऑफ वाटर फ्लोट्स, हैंड इज थ्रस्टेड इन अ बैग ऑफ सीमेंट, इट्स पील कूल, ऑल ऑफ द अबाव। तो ये MCQs काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। ये अक्सर औकात इंटरव्यू में पूछते हैं कि फील्ड पर हम चले जाते हैं और वहाँ पर हम सीमेंट को टेस्ट करते हैं, तो सीमेंट को किस तरह टेस्ट करना है कि ये गुड सीमेंट है या गुड सीमेंट नहीं है, एक्सपायर सीमेंट है या एक्सपायर सीमेंट नहीं है। तो आप लोग सीमेंट के जो बोरी होता है इसमें हाथ रखेंगे, वो अगर आप लोग दोनों हाथों से रगड़ेंगे तो आप लोगों को पील होगा कूल। इसके अलावा आप लोगों को स्मूथली पील होगा। इसके अलावा आप हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रोन इनटू ए बकेट ऑफ वाटर, वो फ्लोट करेगा। इसके अलावा इसका कलर होगा वो यूनिफॉर्मली ग्रीनिश कलर होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबाव, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। नंबर 104, द इनर्ट मिनरल मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मोटार एंड कंक्रीट इज एग्रीगेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next MCQ is 105, according to IS, a goods aggregate for concrete construction should be chemically inert, sufficiently strong, sufficiently hard and durable, and all of these. So दोस्तों correct answer is option number D, all of these। MCQ number 106, for reinforced concrete the aggregate used is dash। reinforced concrete में हम इस्तेमाल करते हैं sand, gravel, crushed rock, all of these। So दोस्तों हमें पता है कि जो हम एग्रीगेट इस्तेमाल करते हैं इसमें हमारे पास पाइन एग्रीगेट में सैंड आता है, कोर्स एग्रीगेट में हमारे पास ग्रेवल आ गया, क्रश वगैरह आ गया, क्रश रॉक आ गया। सो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। MCQ नंबर 107, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कंक्रीट ऑफ लो डेंसिटी द एग्रीगेट इज यूज्ड डैश। फर्नेस, क्लैंकर, कोकब्रेज, साडस्ट, ऑल ऑफ दीज। ये MCQs भी 1384 के टेस्ट में आया था। 2 फरवरी को जो टेस्ट था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का उसी में आया था कि मैन्युफैक्चर ऑफ कंक्रीट के लिए हम लो डेंसिटी के इसकी डेंसिटी कम हो तो इसमें हम एग्रीगेट इस्तेमाल करेंगे, पर स्लैंकर, कोकब्रीज एंड साडस्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। MCQ नंबर 108, द मटेरियल हैविंग पार्टिकल साइज वेरीज फ्रॉम 0.002 to 0.06 मिलीमीटर इस टर्म एज सेल्ट। दोस्तों ये सेल्ट का साइज़ है, आप लोग इसको याद रखें कि 0.002 से लेकर 0.06 मिलीमीटर तक सेल्ट का साइज़ है।
इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है एन एग्रीगेट इज सेड टू बी डैश एग्रीगेट इफ इट्स साइज इज मोर देन 75 मिलीमीटर। साइक्लोपीन इसको कहते हैं, ऐसा एग्रीगेट जिसका साइज 75 मिलीमीटर से बड़ी हो तो इसको हम साइक्लोपीन कहते हैं। कोर्स एग्रीगेट का साइज दोस्तों होता है 75 मिलीमीटर तक। 75 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा हो तो हमारे पास साइक्लोपीन हो गया, और मिनिमम हमारे पास कोर्स एग्रीगेट का 4.75 और मैक्सिमम हमारे पास 75 मिलीमीटर है। 4.75 से कम हो तो हमारे पास सैंड हो गया, और 4.75 से ज़्यादा हो और 75 से कम हो तो हमारे पास कोर्स एग्रीगेट हो गया, और 75 से ज़्यादा हो तो साइक्लोपीन हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यूज है 10 यानी कि 110 नंबर एमसीक्यू। द एग्रीगेट विच पास थ्रू 70 मिलीमीटर ISCV and entire retain on 4.75 mm ISCV is known as coarse aggregate. coarse aggregate कोर्स एग्रीगेट हमारे पास वो एग्रीगेट है जिनका साइज हम CV एनालिसिस करें और CV 75 मिलीमीटर ISCV से पास हो जाए और 4.75 मिलीमीटर ISCV पर रिटेन हो जाए तो हमारे पास है ये कोर्स एग्रीगेट। इसके बाद दोस्तों 111 का एमसीक्यूज है 111 नंबर। द मैक्सिमम पार्टिकल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 75 मिलीमीटर। यहाँ पर एमसीक्यूज आ भी गया कि हमारे पास जो मैक्सिमम साइज है कोर्स एग्रीगेट का वो है 75 मिलीमीटर। 112 नंबर एमसीक्यूज द मैक्सिमम पार्टिकल साइज ऑफ पाइन एग्रीगेट इज 4.75 यानी कि 4.75 मिलीमीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये पाइन एग्रीगेट का हमारे पास मैक्सिमम साइज है। The aggregate which passed through 4.75 mm ISCV and entirely retain on 75 micro ISCV is known as pine aggregate. पाइन एग्रीगेट हमारे पास वो एग्रीगेट है जब हम इसका CV एनालिसिस करें और हमारे पास वो पास हो जाए 4.75 मिलीमीटर ISCV से और रिटेन हो जाए 75 माइक्रो ISCV पर, तो हमारे पास उसका होगा पाइन एग्रीगेट है वो। एमसीक्यू नंबर 114 द मिनिमम पार्टिकल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 4.75 मिलीमीटर। एमसीक्यू नंबर 115 द मिनिमम पार्टिकल साइज ऑफ पाइन एग्रीगेट इज 0.075 मिलीमीटर, यानी पाइन एग्रीगेट 0.075 मिलीमीटर से लेकर 4.75 मिलीमीटर होगी। एमसीक्यू नंबर 116 द एग्रीगेट ऑफ डैश शेप हैव मिनिमम वाइड्स। वो कौन सा एग्रीगेट है जिसमें कम से कम वाइड्स होगी, वो राउंडेड है। एमसीक्यू नंबर 117 द एग्रीगेट ऑफ डैश शेप हैविंग मैक्सिमम वाइड्स। दोस्तों याद रखिए कि एंगुलर शेप वाले एग्रीगेट्स में ज़्यादा मैक्सिमम वाइड्स होते हैं और राउंडेड जो होते हैं उसमें मिनिमम वाइड्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो साइज़ है इस पर आप लोग रट्टा लगाए। एमसीक्यू जो 115 नंबर एमसीक्यू और 114 नंबर एमसीक्यू ये मुझसे खुद पूछा था इंटरव्यू में, जो 1384 का हमारा इंटरव्यू था उसमें मुझसे पूछा भी था कि आप बताइए कि सैंड का साइज़ कितने से कितना होता है, मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है। इसके अलावा कोर्स एग्रीगेट का भी पूछा था और साइक्लोपीन का भी पूछा था। तो आप लोग इस पर थोड़ा रट्टा लगा कर उसको याद रख के कि बाद में टेस्ट वगैरह में या इंटरव्यू में पूछे तो आप लोगों को याद हो। इसके बाद दोस्तों एमसीक्यूज है। सो दोस्तों एमसीक्यू नंबर 118 द साइज ऑफ एन एग्रीगेट इज डिटरमाइंड बाय लेंथ गेज। नहीं, नो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि नो। दोस्तों यहाँ पर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया ये वीडियो। इसके बाद पार्ट 2 नंबर पर हम आप लोगों के साथ इसके मज़ीद 100 एमसीक्यू शेयर करेंगे और इंशाल्लाह ये सीरीज़ चलता रहेगा। आप लोगों के साथ में एमसीक्यू शेयर करूँगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, क्वांटिटी सर्वे के भी, पब्लिक हेल्थ का भी, और जितने भी बुक्स है DIE और इंजीनियरिंग के बुक्स में वो तमाम के एमसीक्यूज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह आप लोग इस एमसीक्यूज़ को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे तो कोई ऐसा टेस्ट नहीं होगा कि आप लोग इसको पास ना करें। तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ पाकिस्तान में जो भी टेस्ट होगा DIE का, सब इंजीनियर का, इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर जो भी टेस्ट होगा वो एमसीक्यूज़ यहाँ एमसीक्यूज़ के रिलेटेड ही होंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।